महाकवि दंडी के द्वारा प्रणीत तीनों ग्रंथों की उपलब्धि आज के ऐतिहासिकों की गवेषणा का फल है। इनमें 10 कुमार चरित और काव्यादर्श तो दंडी की निर्विवाद कृतियां हैं, किंतु अवंती सुंदरी कथा जो हाल ही में प्रकाश में आई, उसे दंडी की कृति मानने में विद्वानों में थोड़ा मतभेद अवश्य है, किंतु अधिकांश विद्वान उसे दंडी की रचना मानने के पक्ष में है। दंडी का 10 कुमार चरित गद्य काव्य त्रयी में अपने कथानक की विविधता और घटनाओं की विचित्रता में अपना सानी नहीं रखता। संभवतः दंडी को अपने कौतूहलपूर्ण रोचक आख्यानों को काव्य के रूप में देने की प्रेरणा गुणाढ्य की बृहत कथा से मिली हो। दस कुमार चरित। पुष्पपुरी नाम की एक नगरी थी। उसका राजा था राजहंस। उसकी महारानी वसुमती समस्त सुंदरी रमणियों की कुलशेखर मणि थी। राजहंस ने अपने शत्रु मालवेश्वर मानसार को युद्ध में पराजित कर दिया था। पराजित मानसार ने विक्षुब्ध होकर घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न इष्ट देव ने उसको मनोवांछित वरदान दिया। तपोबल से प्राप्त प्रभाव के कारण मानसार ने पुष्पपुर पर आक्रमण किया। राजहंस ने युद्ध में हार खाकर जंगल की शरण ली। वहीं पर राजवाहन नामक पुत्र की उत्पत्ति से वसुमती की सूनी गोद भर उठी। राजवाहन के साथ ही राजा के मंत्री पुत्रों का भी जन्म हुआ। बड़े होने पर कुमार राजवाहन अपने सहयोगी मित्र अमात्य कुमारों के साथ देश भ्रमण के लिए निकल पड़ा। नियति की वामता के कारण सभी एक दूसरे से बिछुड़कर अलग अलग देशों में भटक गए। संकटमय एवं कंटकाकीर्ण पथों से गुजरकर एक दिन सभी राजकुमार राजवाहन के पास लौट आए और सभी ने अपनी अपनी राम कहानी कह डाली। इस आपबीती कहानी में सबसे पहले अपर वर्मा का चरित्र चित्रण है। ये कथा अपेक्षाकृत लंबी, जटिल और मनोरंजक है। इसमें अपहार वर्मा गरीबों की सहायता के लिए किस प्रकार धनिकों के घर चोरी करता है, प्रेमियों को आपस में मिलाने का कैसा स्वांग रचता है और नीचता, दुष्टता और धोखेबाजी के शिकार बने लोगों को किस उपाय से रक्षा करता है, इन सब का विचित्र वर्णन है। इसमें काम मंजरी नाम की वेश्या द्वारा मरीचि नामक तपस्वी को विदग्धता पूर्वक प्रलोभित करने का तथा तापसों के ढोंग का बड़ा ही मार्मिक चित्रण मिलता है। दूसरी कहानी उपहार वर्मा की है। इसमें कथा नायक के पिता के खोए हुए राज्य की प्राप्ति का वर्णन है। नायक चालाकी से राजा का वध कर देता है। वह रानी का विश्वास पात्र बनकर मंत्र सिद्धि से राजा बन जाता है। अगली कहानी कुमार अर्थपाल की है। अर्थपाल काशी राज के द्वारा अपमानित अपने पदच्युत पिता को पुनः मंत्री बना देता है और राजकुमारी मणिकर्णिका के प्रेम को प्राप्त करता है। इसके बाद प्रमति की कहानी है। इसमें प्रमति श्रावस्ती की राजकुमारी नवमालिका को स्वप्न में देखता है। वह स्त्री का वेश बनाकर अंतःपुर में प्रवेश करता है और राजकुमारी से मिलता है। अगली कहानी मित्रगुप्त की है, जो सुय देश की राजकुमारी कंदुकवती को प्राप्त करता है। इसमें एक ब्रह्म राक्षस की कथा आई है, जो मित्रगुप्त से 4 प्रश्न करता है और उत्तर नहीं देने पर मार डालने की धमकी देता है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में धूमिनी, गोमिनी,
निम्नवती आदि की कथा आई है। सातवीं कहानी मंत्रगुप्त की है। आरंभ में मंत्रगुप्त एक कापालिक सिद्ध की बलिभूता कलिंग राजपुत्री कनकलेखा को बचाता है। अंतिम कहानी विश्रुत की है, जो दंडी की अपूर्ण कथा है और उत्तर पीठिका में इसे पूर्ण कर दिया गया है। इस कथा में विश्रुत अपने आश्रयदाता विदर्भ के राजकुमार के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करता है। वह भगवती दुर्गा की मूर्ति में स्थित होकर अपनी इष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है। इस प्रकार की रोमांचकारी साहसिक घटनाओं के चित्रण से 10 कुमार चरित्र की कथा वस्तु का आधार नितांत भौतिक प्रतीत होता है। छल कपट मार काट झूठ सच, इन सब से कथानक और घटनाओं को सजाकर दंडी ने अपनी कृति में यथार्थवाद का दिग्दर्शन कराया है। इसकी कथा वस्तु विस्मयकारी घटनाओं के वर्णन से ओतप्रोत है, अतः स्थान स्थान पर सहृदयों को अद्भुत रस का आस्वादन मिलता है। दंडी के पात्र अन्य कवियों की भांति केवल राजघराने से ही संबंध नहीं रखते, अपितु समाज के हर वर्ग के संबंध से जुड़े हैं। दंडी ने राजनीति के दावपेच के साथ साथ समाज में परिव्याप्त वेश्यावृत्ति, ढोंगियों के ढोंग और निम्न स्तर की छल कपटों का भी निकट से अध्ययन कर उनका स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया है। कथाओं की तो मानो ये पिटारी ही है, जिसमें वे एक के बाद एक निकलकर पाठकों को व्यस्त सा कर देती हैं। एक कथा में दूसरी अन्य कथा का सन्निवेश इस दिलचस्पी के साथ किया गया है कि पाठक एक बार मूल कथा को भूल जाने के लिए विवश हो जाता है। इसमें जहाँ कथानक विचित्र है, वहीं पर इसकी अनुपम वर्णन शैली भी सरस और प्रवाहमयी है। दंडी वैदर्भी गद्य शैली के आचार्य माने जाते हैं। उनकी भाषा अलंकारों के भार से लदी नहीं, प्रत्युत स्वाभाविक प्रभावमय और चलते मुहावरों से चुस्त है। दंडी का गद्य सुबंधु की तरह न तो केवल श्लेष सौंदर्य का ही आश्रय लेता है और न बाण के प्रसन्न गंभीर गद्य को ही चुनौती देता है। वह तो साधारण बोलचाल की भाषा है, जो अर्थ को उपस्थित करने में द्रविड़ प्राणायाम नहीं करती। दंडी के पद ललित हैं और अभिलषित अर्थ की अभिव्यक्ति में सर्वथा समर्थ है। अतएव पंडित मंडली में दंडी न पद लालित्यम ये उक्ति सर्वथा चरितार्थ हो जाती है। दंडी के इसी पद लालित्य पर मुग्ध होकर उनकी प्रशंसा में किसी ने यहाँ तक कह डाला है, कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशय।